10th भारतीय भवन फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में चैप्टर हमारा 1 है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए इस चैप्टर के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। हमें इसमें टोटल 27 यानी 27 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। इसका आंसर होगा एक ही हो सकती है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये रहा समतल दर्पण ए बी और यहाँ पे एक आपतित किरण आ रही है जिसका नाम है पी एन, ठीक है, या एन पी। ये दर्पण से टकराई और उसी पथ पे वापस आ रही। जब एक आपतित आ रही है तो परिवर्तन भी एक ही तो होगी। इसका आंसर क्या होगा, एक ही हो जाएगा। हो गया हमारा एक ही। दूसरा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। दर्पण कौन सा है, समतल है। किरण कैसी आ रही है, लंबवत पड़ रही है। जब लंबवत पड़ेगी उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। देखिए गौर फरमाइए, दर्पण ए बी है, किरण आ रही है एन पी एन या एन पी बोले। ये दर्पण पे आई, देखिए आ रही है इसे आपतित और दर्पण से टकराई, वापस लौट गई, उसी पथ पे लौट गई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हम लिखेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। बस ये लाइन आपको लिख लेनी है, इसका आंसर हो गया। और एंगल इसमें बनता है शून्य का। ठीक है, उसी पथ पे आई उसी पे लौट गई, यहाँ पे कोण तो बना ही नहीं, यानी शून्य अंश का हो गया। तीसरा है समतल दर्पण पर अविलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण, आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान कितना होता है। अभी हमने देखा शून्य अंश का बनता है क्योंकि उसी पथ पे वापस लौट जाती है, इसलिए एंगल नहीं बनता, शून्य हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक बिंदु पे टिके हुए होते हैं। और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमें नहीं लिखना है, बस हमें लिखना है 2 नियम होते हैं। हो गया आंसर। दूसरा है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए दर्पण गौर कीजिए, समतल दर्पण है यहाँ पे। देखिए ये रहा समतल दर्पण। देखिए इसके गुणों की हम बात करते हैं तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है, इसीलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका आंसर हम यही लिखेंगे, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। इसके बाद 6 नंबर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। गोलीय दर्पण की बात की जाए 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल, दूसरा है उत्तल। ठीक है, ये अंदर से धंसा हुआ, ये बाहर से उभरा हुआ। बस हमें नाम लिख ले हैं, अवतल और उत्तल आपको लिखना है। 7 नंबर सवाल है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। देखिए गोलीय दर्पण की बात की गई है, उत्तल और अवतल दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। उसमें मुख्य अक्ष हमें बताने हैं। देखिए गौर कीजिए, ये P जो है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष। ये फोकस है, ये वक्रता है। ठीक है, तो इसकी हमें परिभाषा करनी है P की। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रधान या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं। स्पष्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता को मिलाने वाली। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, इसके ध्रुव से ये वक्रता को मिल गई, जैसा कि हमने अभी देखा। ये रहा, इसके ध्रुव से वक्रता से जो मिलाने वाली ये सामने की ये रेखा है, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष यानी ध्रुव। तो बस आपको ये पूरे परिभाषा यहाँ से कर लेनी है। 8 नंबर सवाल है अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। चलिए लिखते हैं। देखिए ये रहा अवतल दर्पण, धंसा हुआ है। और एक बात आपको हमेशा गौर करनी है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार यहाँ पे देखिए इस तरह की दूरियाँ प्लस में होती हैं, इस तरफ की माइनस में। गणित में आपने पढ़ा है, इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में। तो यहाँ से P देखिए इस तरफ की दूरियाँ सब क्या हो गई, ऋण में हो गई। तो ये सारे पार्ट क्या हो गए, ये सभी ऋण में हो जाएंगे। ठीक है, तो दर्पण के सामने यही हुआ। इसका हम ऐसे लिखेंगे, किसी अवतल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ, देखिए जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण दर्पण के परिवर्तन के बाद मिलती है वास्तविक तौर पे। देखिए किरण आ रही है, दर्पण से टकराई और फोकस से निकल गई, वास्तविक तौर पे कट रही है। लेकिन अवतल की बात कीजिए, देखिए आ रही है, दर्पण से टकराई और निकल गई। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से आ रही है, इसमें प्रतीत होता है, लेकिन इसमें वास्तविक तौर पर मिलती है फोकस पे आपतित किरण। ठीक है, आपतित यानी परिवर्तन के बाद ये
परिभाषा हो गई। ठीक, ये आपको लिख लेना है और एक लाइन ये भी लिखना है, फोकस हमेशा ऋण में होता है। 9 नंबर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण मतलब उत्तल और अवतल दोनों शामिल हो जाएंगे, तो हम ये लाइन पूरा लिख लेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। f इक्वल टू r/2, ये आधी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे जैसे कि वक्रता त्रिज्या अगर 10 हो तो फोकस कितनी हो जाएगी, 10/2 यानी 5 हो जाएगी। ये पूरा आपको लिख लेना है इसका आंसर। 10 नंबर सवाल, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है। तो वो दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए सीधा और आवर्धित की बात की गई है। ये हो गया सीधा, आवर्धित मतलब बड़ा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। और एक बात ध्यान रखना है, अवतल दर्पण ये सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। यानी सीधा आभासी बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, ये दोनों प्रकार के बना सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ आभासी ही बना सकता है। देखिए ये सिर्फ आभासी बना सकता है यानी सीधा बना सकता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए बड़ा हो गया, आवर्धित हो गया, सीधा हो गया और ये आभासी हो गया। ये हो गया अवतल दर्पण, हमारा सीधे तौर पे हो गया अवतल दर्पण। उत्तल तो नहीं बनाता। ठीक है, जैसे कि सवाल उठता है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, लेकिन ये तो बड़ा नहीं बनाएगा। ठीक है, इसलिए उत्तल तो नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है 11, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसा चाहिए, आभासी प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए आभासी चाहिए। ठीक, तो 2 स्थितियों पे हो सकता है, ये सारे तो वास्तविक हो गए। आभासी अगर हमें चाहिए तो वस्तु को या तो P पर रखें या P और F के बीच रखें, ये 2 स्थितियाँ ही तो होगी अवतल दर्पण में। इसका हम क्या लिखेंगे, या ध्रुव पर रखें या P और F के बीच रखें। समझ में आ गया। इसके बाद 12 नंबर सवाल है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। स्पष्ट कहा गया है, अवतल दर्पण हो, वस्तु हो वक्रता केंद्र पर। देखिए ये रहा वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बराबर बनता है। तो ऐसे लिखना है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु स्थिति है C पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये लाइन आपको लिख लेनी हो गया। 13 नंबर, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। देखिए ये रहा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार जब हम गौर करें तो इस तरफ की दूरियां प्लस में, इस तरफ की माइनस में। यहाँ से देखा जाएगा तो इस सब प्लस तो हो गई ये सारी, और ये दर्पण के सामने ये सारी माइनस में। ठीक है, फोकस माइनस में, वस्तु रखा गया ये भी माइनस में, हमेशा ये रखता है। ठीक, लेकिन उत्तल में अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए उत्तल ये है तो उत्तल में इस तरफ की दूरियां तो प्लस में हो जाएंगी, इस तरफ अगर जाएं। देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, वस्तु रखा गया ये भी, लेकिन वस्तु हमेशा ऋण में रखा जाता है। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु हमेशा ऋण में ही होगा। तो ये बात हम लिखेंगे, -U का चिन्ह ऋणात्मक होगा। हो गया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा, इसका मतलब वो उल्टा होगा। ठीक है, आभासी सीधा होता है, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा वस्तु से अपेक्षा। इसका आंसर हो गया। 15 नंबर, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो चलिए देखते हैं, अगर C पर रखें, C पे बनेगा तो ये बराबर एक ही स्थिति होगी, यही अगर वक्रता केंद्र पर हम रखें। इसका आंसर लिखेंगे वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो। 16 नंबर देखिए, किसी गोलीय दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, हमने तो कई दफ़ा देखा। ये कौन सा है, अवतल है। ये काल्पनिक भी बनाता है और
काल्पनिक और वास्तविक दोनों, आभासी और वास्तविक दोनों। देखिए आभासी और वास्तविक दोनों, लेकिन उत्तल की बात की जाए ये सिर्फ आभासी बनाएगा, ठीक है, वास्तविक नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे सवाल में क्या है, सवाल में है केवल काल्पनिक यानी आभासी, तो ये हो गया उत्तल, ठीक है। काल्पनिक मतलब आभासी होता है। 17 नंबर सवाल देखिए, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। यहाँ पे बनाया है क्या? नहीं बनाया है, सिर्फ आभासी ही तो बनाया है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नहीं। इसके बाद देखिए 18 नंबर, एक दर्पण की फोकस दूरी देखिए यहाँ पे f बराबर, ये ऋण में दी गई है -15 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण है या उत्तल? तो अवतल दर्पण के सामने ऐसे होता है, यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C, ठीक। तो इस तरह की दूरियां जो है ऋण में, इस तरफ के प्लस में, ये सारे कौन सा है? ये तो ऋण में हो गया। यहाँ स्पष्ट है दर्पण क्या है? अवतल है, ठीक। तो ये क्या है? ऋण में है, दिया गया है, तो कौन सा है? ये अवतल दर्पण हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उत्तल में प्लस में होता है, इस साइड होता है, तो अवतल दर्पण हो गया। 19 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण में आवर्धन की परिभाषा हमें देना है। तो सीधे तौर पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं, ठीक। ये आपको दोनों लिख लेने हैं। 20वां सवाल है, आवर्धन m का मान, ऋणात्मक मान क्या बताता है? अगर m का मान आए, सवाल में सॉल्व किया जाए, ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो क्या बताता है? जैसे कि m बराबर अगर -4 आ गया, -20 आ गया, तो ये क्या बताएगा? तो आपको आंसर ऐसे करना है, आवर्धन m का मान ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। कैसा? उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा वास्तविक होता है। और धनात्मक का आभासी, लेकिन हमें धनात्मक नहीं बताना है, हमें बस यहीं तक कर लेना है, ठीक। क्या बताता है? उल्टा बनता है। इस नंबर सवाल है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? हम सभी जानते हैं फोकस जो है वक्रता की आधी होती है। f बराबर r/2, कितना है r का मान? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक। 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस। 22 नंबर, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को हमें लिखना है। उत्तल दर्पण के उपयोग की बात की जाए, देखिए स्कूटर, मोटर कार, वाहन के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत दृष्टि क्षेत्र ये बना देता है। देखिए ये काफ़ी बनाया है और समतल ये काफ़ी कम बनाया है, इसलिए कि पीछे की जो तमाम चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखा देता है, इसीलिए, ठीक है। बस उपयोग हो गया साइड मिरर में, ये तो कर लिए हम। इसके बाद 23 नंबर, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या देखिए 32 सेंटीमीटर। अभी हमने सॉल्व किया, ये सवाल है एग्जैक्ट बराबर, f बराबर r/2, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर, फोकस वक्रता की आधी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। 24 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? काल्पनिक के है, वर्चुअल के है या आभासी के है? एक ही बात है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? ठीक, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन से? वास्तविक और आभासी। तो हमें आभासी बताने हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश परिवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है। देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो वस्तु से रखी गई है, ये आई, दर्पण से टकराई और ये निकल गई। ऐसा लग रहा है कि F से आती प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि C से आती प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये तो क्या हो गया? इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब का बनना। समझ में आ गया। 25 नंबर है, समतल दर्पण में आवर्धन यानी m का मान प्लस है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका बुक में हिंट दे दिया गया है, वो आपको वहाँ से कर लेने हैं। इसका आंसर मैं लगा देता हूँ, ठीक। इसके बाद 26 नंबर है सवाल, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है। किस पे आपतित होती है? वक्रता केंद्र पर आपतित होती है। यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? बिल्कुल सरल सवाल है, यहाँ पे स्पष्ट है। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, देखिए एक किरण वक्रता केंद्र ये रहा, आपतित हुई, ये दर्पण से टकराई, फिर उसी पथ पे लौट गई या विलंब हो गई, यानी उसी पथ पे वापस लौट आती है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि दर्पण से यानी आप वक्रता केंद्र पर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पे वापस लौट आती है, लंबवत होती है,
परिवर्तन के बाद उस किरण का उसी पथ पे लौट जाती है। इसका आंसर हो गया। आखिरी सवाल है 27 नंबर। अवतल दर्पण के दो उपयोग हमें लिखना है। पहला उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में। दूसरा उपयोग होता है वाहन, टॉर्च, हेडलाइट के सर्च लाइट के तौर पे। तीसरा उपयोग होता है डॉक्टर द्वारा आँख कान ENT डॉक्टर द्वारा आँख कान को देखने के तौर पे। ठीक है।